नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो सेंटर में। हिस्ट्री ऑफ झारखंड के क्लास में आज का यह क्लास 16वां नंबर का क्लास होगा। इस सीरीज का 16th एपिसोड, और यह एपिसोड उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो झारखंड गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे वो जेपीएससी का कर रहा है, चाहे वो जेएसएससी का कर रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसका तैयारी कर रहा है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सीरीज आपके लिए इतना लाभकारी होगा कि आप एग्ज़ाम पेपर जब भी झारखंड का देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी मैंने एपिसोड्स में बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं। और यकीन करिए दोस्तों, और पीपीटी के माध्यम से मैं इसको इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको याद भी होता जाएगा। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। और जब टाइम बचेगा तो मैं जब भी कोई एग्ज़ाम आएगी तो उसका सारा क्वेश्चन पेपर जो है मैं प्रीवियस ईयर्स का ला के आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एंशियंट एज ऑफ झारखंड। ठीक है, और इस एंशियंट एज का जो पीरियड होगा यहाँ पर होगा 350 बीसी से लेके 700 एडी तक। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे मौर्य, यानी कि मगध अम्पायर आप बोल दीजिए। तो मगध अम्पायर जो है वो पूरा इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करता है, उसी से हमको रिलेट करके झारखंड का हिस्ट्री को भी पढ़ना होता है। तो मगध अम्पायर में हम लोग सबसे पहले मौर्य पीरियड को देखेंगे, फिर हम जो इम्पोर्टेंट है उसी को देख रहे हैं, मौर्य पीरियड को देखेंगे, फिर गुप्ता पीरियड को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा शशांक के बारे में, और पढ़ेंगे हम ये गौड़वंशी है ना, गौड़वंशी शशांक के बारे में, और हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया मौर्य काल, तो मौर्य काल में हमारे झारखंड का जो इतिहास होगा वो क्या होगा वो हमें देखना है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं झारखंड का मानचित्र ऐसे ही रफली बनाता हूँ, और आपको पता है इसके ऊपर जो है वो बिहार का स्टेट है, यहाँ बिहार है, और इसी बिहार के पटना वाले क्षेत्र में क्या होता है, मगध अम्पायर होता है, और ये हमारा है प्यारा झारखंड। तो बिहार के मगध अम्पायर में मौर्यकालीन समय में आप सभी को पता है एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम है कौटिल्य, और इन्हीं का दूसरा नाम था चाणक्य। और इसी चाणक्य के जरिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, नंदवंश को हरा के। किसको? नंदवंश को हरा के। ठीक है, तो चाणक्य जी ने अपने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसके नाम से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि चाणक्य या फिर कौटिल्य, या फिर इसका और एक नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इसका नाम और एक था, इसका नाम था विष्णुगुप्त। इनमें से कोई भी एक नाम दे देता है और आपसे पूछता है कि इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में किनकी चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरी तरीके से राजनीति बेस्ड पे है ना। इसमें कहीं पर भी क्या नहीं लिखा गया है, इकोनॉमिक के बारे में नहीं लिखा गया है। ये पूरा राजनीति बेस्ड है, यानी कि पॉलिटी बेस्ड है। ठीक है, और ये ऑप्शन में भी रहता है, और ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देख रखा है, और अपने मैं जो हूँ इतना सारे एग्जाम दिया हूँ जहाँ पर ये क्वेश्चन तो मैं कई बार देखा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो अब ये हो गई इसकी शुरुआत। मैंने बताया विष्णुगुप्त कौन है और कहाँ से आया, उसने कौन से एम्पायर को जन्म दिया। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कौटिल्य जी के इस पुस्तक में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है और बोला जाता है कि जो मगध अम्पायर है
उसमें एक आठविक अधिकारी हुआ करते थे। आठविक अधिकारी, और इस आठविक पदाधिकारी जो हुआ करते थे उनका क्षेत्र हमारा झारखंड से रिलेटेड था, झारखंड से ही रिलेटेड था। तो इससे क्या पता चला कि मगध अंपायर के समय में हमारा झारखंड को आठविक प्रदेश बोला जाता होगा। ठीक है, आठविक प्रदेश बोला जाता होगा। एक क्लास भी मैंने अलग अलग टाइम पीरियड में झारखंड को क्या कहा जाता है ये मैंने कर रखा है, अपलोड भी किया हुआ है, आप वहाँ से देख रखेंगे, है ना, देख सकते हैं। फिर इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये भी कहा जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी, जो जनजातियों की शासन व्यवस्था थी, वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, है ना। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो मुंडा राज था, है ना, मुंडा राज जो था वहाँ पर क्या है, ये व्यवस्था कहा जाता है कि सबसे पुराना गणतंत्रात्मक सिस्टम जो है मुंडा राजाओं ने शुरू किया था, राजाओं ने शुरू किया था। ठीक है, और इसी के टाइम पे कौटिल्य ने अपने पुस्तक में इन क्षेत्रों को, झारखंड के क्षेत्रों को कुकुट प्रदेश भी कहा है। क्या बोला है दोस्तों? कुकुट प्रदेश भी कहा है, कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा है। और कौटिल्य का ये भी मानना था कि जो हाथी मगध अंपायर में था, आपको पता है हाथियों का फौज हुआ करती थी मगध अंपायर में बहुत ज़्यादा, जिसके बदौलत उन्होंने सिकंदर महान तक को भी पराजित करने का हौसला रखा था। ठीक है, वो आ तो नहीं पाए थे, बाद में उस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ये सारी बातें आपको पता होगा जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, राइट। तो हाथी जो लेके जाते थे मगध अंपायर, वो इसी क्षेत्र से लेके जाते थे, हमारे झारखंड क्षेत्र से लेके जाते थे। और इस पुस्तक में ये भी वर्णन है कि यहाँ कुछ नदियाँ हुआ करती थी जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं, हीरे, और इन नदियों का नाम उन्होंने क्या दिया था, इंद्रावक नाम दिया था, इंद्रावक नाम दिया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसका आगे वाला पोर्शन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, उसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कौटिल्य ने इस प्रदेश को कुकुट या कुकुट देश कहा था। आठवीं पदाधिकारी होते थे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मगध अंपायर में इस क्षेत्र को आठवीं प्रदेश भी बोला जाता होगा। और इसमें यह भी वर्णन है कि यहाँ पर जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। उसके बाद ये भी चर्चा की जाती है कि हाथी जो लिए जाते थे मगध अंपायर में, वो हमारे झारखंड क्षेत्र से लिए जाते थे, और यहाँ के कुछ नदियों में हीरे भी पाए जाते थे, जिनका नाम इंदिरा नामक कौटिल्य जी ने नाम दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे का पॉइंट। जाते जाते दोस्तों, आप अगर वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए और चैप्टर को फिर से आपको किताबों से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। मेरा नंबर जो है उसमें है 9717207243। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मौर्य पीरियड जो मैं बता रहा हूँ 322 ईस्वी से 185 BC है। इस पीरियड में आपको पता है कि जो आपका जो दो धर्म पैदा हुए थे 600 BC के बाद, 600 BC के है ना आसपास, आपको पता है इसी टाइम पे मैंने इसके पिछला क्लास जो कराया था उसी बेस पे थे, धार्मिक रिवोल्यूशन। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन जो था उसमें हमने दो धर्म को पढ़ा था, बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इनका भी प्रभाव तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सम्राट अशोक जो मौर्य पीरियड के, है ना, एक महान शासक हुआ करते थे, और इसी के टाइम पे आपको पता है कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईस्वी, 261 था या 263 था, मुझे तो 261 याद है BC में, जिसके बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी हो गए थे क्योंकि उस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैली थी। ठीक है, तो इस काल का, सम्राट अशोक के काल का जो
शिलालेख वगैरह है वो झारखंड में पाए जाते हैं और उसी से ये पता चलता है, ठीक है, कि झारखंड क्षेत्र के बारे में इन लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसमें जैसे देखिए कि 13वां शिलालेख जो है, 13th शिलालेख, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 13th नंबर शिलालेख जो है उसमें आटविक या फिर आटव या फिर आटवी प्रदेश का जिक्र है, जिसमें बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक का क्षेत्र शामिल था, ठीक है। तो अब ये बघेलखंड जो आज के समय में देखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और उड़ीसा, बघेलखंड जो है उड़ीसा के समुद्री सीमा पे पड़ता है। तो इसके बीच में जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इन लोगों ने आटविक क्षेत्र या फिर आटव या फिर आटवी प्रदेश कहा है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है आज के समय में झारखंड है। तो इससे यही पता चलता है कि 13वां शिलालेख में आटवी प्रदेश या आटव प्रदेश की जानकारी जो है वो हमारा झारखंड था। क्लियर है। उसके बाद अशोक के कलिंग शिलालेख में लिखा है, इस क्षेत्र के अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वो लोक व परलोक प्राप्त कर सके। समझे, ये तो हिंदी भाषा में नहीं लिखा हुआ, आपको पता है वहाँ पर पाली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अशोक के कलिंग शिलालेख में भी ये चर्चा है कि यहाँ की जो जनजाति हैं वो अविजित हैं, उसको जीता नहीं जा सकता है, लेकिन उसे हमारा जो धर्म है, यानी कि वो जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने विचार विमर्श जो रखते थे उसी को धर्म, उसका कानून नियम जो थे उसको धर्म बोलते थे, तो उनका आचरण करना चाहिए ताकि वो लोक या परलोक प्राप्त कर सके। ये सम्राट अशोक का मानना था। दूसरा, एक अधिकारी हुआ करता था सम्राट अशोक के समय में, उनका नाम था रक्षित। इस अधिकारी को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड भेजा था। वैसे भी हमने देखा कि झारखंड के कई सारे जिलों में बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा, है ना, पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। जैसे हजारीबाग था, क्या क्या था, हजारीबाग, रांची, है ना, सिंहभूम, धनबाद, ये सब था ना। तो इन सब क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जरूर हुआ होगा, तभी इतने सारे अवशेष पाए गए हैं। क्लियर है। तो ये हो गया पूरा मौर्य काल के सम्राट अशोक के काल का जानकारी। ये याद रखिएगा, 13वां शिलालेख और अशोक के कलिंग शिलालेख, ठीक है। ये क्लियर दिखे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस टेबल को याद रखिएगा। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा है और जेएसएससी में भी पूछा गया है। जेएसएससी, सीजीएल और साधारण एग्जाम जो भी थे उसमें भी पूछा गया है, यहाँ तक कि एसआई के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। तो मौर्य काल, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके पहले 185 बीसी तक देखे थे, अब 185 से लेके 240 एडी तक देखेंगे, ठीक है। अब एडी भी घुस गया है यहाँ पर। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें पढ़ना है क्योंकि पुरातात्विक अवशेष से इस पीरियड के टाइम का जो भी चीज़ें मिला है उसी की जानकारी लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के जो हैं वो वैदेशिक संबंध को स्थापित करता है झारखंड के साथ। क्यों? क्योंकि यह झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और आज का सरायकेला खरसावां, इन क्षेत्रों में जो है रोमन साम्राज्य का सिक्का पाया गया है। तो जब रोमन साम्राज्य का सिक्का पाया गया है तो इससे यही साबित होता है कि झारखंड तक जो है रोमन साम्राज्य का व्यापार संबंध चलता था। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चाईबासा। तो चाईबासा में जो है इंडो सीथियन के सिक्के मिले हैं। चाईबासा, मैं इसी के आसपास रहता हूँ, इससे 25 किलोमीटर दूर है। मैं अभी सीकेपी में रहता हूँ दोस्तों, सीकेपी से 25 किलोमीटर दूर है चाईबासा जो है, आपको ये भी याद दिला दूँ कि वेस्ट सिंहभूम जो जिला है उसका हेड क्वार्टर है। और एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये जो कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल जो है जिसमें 3 जिले आते हैं, उसमें क्या क्या, वेस्ट सिंहभूम प्लस ईस्ट सिंहभूम और प्लस सरायकेला खरसावां। तो इन तीनों
का जो प्रमंडल है कोल्हान, उसका चाईबासा क्या है, हेडक्वार्टर है। सभी बातें मैंने बता दिया आपको। ओके, उसके बाद रांची में जो मिला है वो कौन सा कालीन के सिक्के मिले हैं दोस्तों, तो कुषाण कालीन के सिक्के मिले हैं। और कुषाण कालीन के सिक्कों में कौन सा राजा थे, तो कनिष्क के समय का माना जाता है कि मिले हैं। जो सिक्के हैं वो कनिष्क के समय का है। क्लियर है? तो तीनों ही पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। यहाँ पर अगर आप सिक्के देखना चाहते हैं तो देखिए रोमन के काल का सिक्के इस टाइप के थे। उसके बाद कॉइन्स इंडो सीथियन सिक्के जो हैं इस टाइप के हैं, जो कि चाईबासा में मिला है। रोमन काल का कहाँ मिला है दोस्तों, सिंहभूम में मिला है। और आपका ये जो सिक्का है वो कुषाण कालीन सिक्का है, जो कि रांची में मिला है। क्लियर हो गया बात, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। गुप्ता काल अब आ गया है ना, गुप्ता काल आ गया जिसमें समुद्रगुप्त हैं, है ना, उसका चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये सब के समय का ये काल है, उसको हमें देखना है कि इसके काल में क्या क्या हुआ था। और इस टाइम आपको याद होगा, ये देखिए 185 BC के बाद का समय का बात कर रहे हैं, यानी कि एडी। तो प्रथम शताब्दी में आप सभी को पता है झारखंड में जो है नागवंशियों का उद्भव हो चुका था। नागवंशियों का उद्भव हो चुका था। जो मुंडा राज थे, है ना, उन लोगों ने नागवंशियों को जन्म दिया था, आपको पता है। मदरा मुंडा जो थे, उसके बाद के उत्तराधिकारी जो बने, है ना, उसमें नागवंशी आ गए थे। ठीक है। और नागवंश को हम लोग जानते हैं किसका समय का माना जाता था। महाभारत जो था, ये से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जरासंध जो थे, है ना, उनके उत्तराधिकारी नागवंशियों में था। क्लियर, ये भी बात माना जाता है। तो नागवंशी यानी कि स्प्रेड में आ गया। तो ये रहा मेरा सुंदर प्यारा भारत, जिसमें गुप्ता एम्पायर को इस टाइम दिखाया गया है। तो देखिए दक्षिण भारत के कांचीपुरम तक जो है, पिस्तापुर कांचीपुरम है ना, यहाँ तक फैला हुआ था। और ये बंगाल वाला क्षेत्र जो है पूरा पूरा, और इधर जम्मू कश्मीर का पार्ट जो था, सिंध वाला पार्ट जो था, गुजरात वाला पार्ट, इन सब क्षेत्रों में जो है हमारा गुप्ता के समय में फैला हुआ था चित्र। वैसे भी आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम इसके समय में जो है सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार हुआ था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ओके, तो देखिए गुप्ता कालीन पुरातात्विक अवशेष हमें जो मिले हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है मदोही पहाड़, जो कि हजारीबाग में है। और यहाँ पर पत्थरों को काट कर बनाया गया 4 मंदिर पाए गए हैं। ठीक है, जो कि पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, मदोही पहाड़ में पाए गए हैं गुप्ता कालीन मंदिर। नेक्स्ट है सतगावा। ये सतगावा जो है वो कोडरमा जिले में आता है, आपको पता है। और सतगावा में ही मंदिरों का अवशेष पाया गया है। ठीक है, गुप्ता कालीन का। फिर एक क्षेत्र है पिठोरिया, आपको पता है ये रांची में है पिठोरिया, यहाँ ठ होगा पिठोरिया। तो ये यहाँ पर क्या पाया गया है, यहाँ पर पहाड़ी में एक कुआं पाया गया है। एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी पे कुआं पाया गया है। ठीक है, पिठोरिया में। पिठोरिया रांची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कोई रांची घूमने गए हैं तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई कि गुप्ता काल में जो है ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं, मदोही पहाड़, सतगावा और पिठोरिया, जहाँ पर गुप्ता कालीन पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। और बेसिकली 2 जगह में मदोही पहाड़ और सतगावा मंदिर मिले हैं, जबकि पहाड़ी पर कुआं पिठोरिया रांची में मिले हैं। याद हो गया दोस्तों? ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है पहले मैं देखता हूँ। समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन है। चलिए ठीक है, यही मैं चाह रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। तो इसमें लिखा हुआ है, तो यहीं पर मैं दे देता हूँ। अब समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट है। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं विजय का भी वर्णन है। ठीक है, हरिसेन के द्वारा
प्रयाग प्रशस्ति में आठविक विजय का वर्णन किया गया है। आठविक विजय का वर्णन, इसका मतलब कौन सा क्षेत्र? झारखंड क्षेत्र में विजय प्राप्त किया था, इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अशोक ने क्या कहा था? अशोक ने कहा था ये अविजित है, उसको जीता नहीं जा सकता है। छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहते हैं। छोटा नागपुर को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन पीरियड में मुरुंड देश कहते हैं छोटा नागपुर को, राइट? झारखंड को नहीं, छोटा नागपुर को मुरुंड प्रदेश कहते हैं। जबकि झारखंड के पूरे क्षेत्र को आठविक क्षेत्र बोल रहा है। किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, आठविक विजय। नेक्स्ट, चंद्रगुप्ता द्वितीय। चंद्रगुप्ता द्वितीय जब आए, जिसको विक्रमादित्य भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें माना गया है कि इसके समय में चीनी यात्री फाहियान आए थे, ठीक है। फाहियान जो आए थे वो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे और उसका पीरियड दिया है 405 AD। तो इन्होंने झारखंड का भी दौरा किया था और अपने पुस्तक में जो है इस क्षेत्र का नाम कुकुटलाड रखा है। क्या नाम रखा है? कुकुटलाड रखा है। समुद्रगुप्ता के समय में छोटा नागपुर के क्या कहा गया? मुरुंड प्रदेश। प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का नाम क्या दिया गया? आठविक क्षेत्र। और चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा है? कुकुटलाड। याद हो गया? ओके, ये सब पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगर जाएं तो यहाँ पर गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे, यानी कि अब गुप्ता साम्राज्य जो है खत्म हो गया, उसके बाद वाला काल हम लोग देखेंगे। तो अब इस समय जो है दोस्तों, वो बंगाल का जो शासक था, गौड़ शासक था एक, है ना, गौड़ वंश के शासक थे जिसका नाम था शशांक। उन्होंने क्या किया था, इस पूरे क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में जो है अपना विस्तार शुरू कर दिया था और अधिकार भी कर लिया था, ठीक है। ये बेसिकली बंगाल के शासक थे और इन्होंने बंगाल में जो है अपनी राजधानी बनाई थी, उसका नाम था मुर्शिदाबाद। क्लियर है? और झारखंड में भी देखिए इसका राज्य विस्तार यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये है ना, ये वाला पोर्शन। इस पूरे पोर्शन में जो है आपको ये पता चल रहा है ना कि ये बंगाल के साथ साथ हमारा जो झारखंड का एरिया है उस पर भी अधिकार कर रखा था। तो झारखंड के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। एक बनाया था बड़ा बाजार और दूसरा जो झारखंड के दक्षिण में जो एरिया पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम, है ना, यहाँ पर जो पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पर एक जगह है कोचांग। क्या जगह का नाम है बेटा? कोचांग। इस कोचांग में जो है अपनी राजधानी बनाया था। याद कीजिए कि झारखंड के पूरा क्षेत्र को इसने जीता होगा। ओके, और पहला राजधानी कहाँ बनाया था? बड़ा बाजार, जो कि दुमका में है। और एक दिया है बंगाल में, और एक राजधानी इसका हुआ करता था दुलमी पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया में भी इसकी राजधानी हुआ करता था। ये सब देखिए, एक्चुअल में राजधानी कहाँ हुआ? मुर्शिदाबाद। लेकिन जब ये आवागमन करे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, तो वहाँ पर भी प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखना है उसको, तो इसीलिए छोटा छोटा राजधानियाँ भी बना के रखता था। ओके, तो ये शशांक के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि शशांक जो है बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, उसको नष्ट करना चाहता था शशांक, ठीक है। क्या था? उत्पीड़क था बौद्ध धर्म का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हिंदू थे और शैव धर्म के उपासक थे। कौन सा धर्म के दोस्तों? शैव धर्म का उपासक थे। क्लियर हो गया बात? तो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करेगा? जो झारखंड में अन्य जो धर्म है उन सब को ये नष्ट करता हुआ चला जाएगा, तो वही काम कर रहे थे। तो इसी क्रम में क्या होता है, झारखंड का जो आपका ये नीचे दक्षिण में जो जहाँ वेस्ट सिंहभूम है, जो जहाँ मैं अभी रहता हूँ, यहाँ पर एक जगह का नाम है दोस्तों बेनू सागर। क्या नाम है? बेनू सागर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है। शिव मंदिर का ये आज भी फेमस है। यहाँ पर आज भी लोग शिव
मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, इतना बातें याद हो गई शशांक के बारे में। अब थोड़ा शशांक के बारे में और एक जानकारी दे देता हूँ कि जब शशांक थे तो उनके समकालीन राजा नागवंशियों में कौन थे, है ना, ये भी जानना जरूरी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो शशांक के समय में नागवंशी शासक अगर आप देखें तो 2 राजा थे। पहला का नाम था हरि राय, ठीक है, हरि राय, और दूसरा का नाम था दोस्तों, दूसरा राजा थे इस टाइम पे गजराज राय। देखिए, नागवंशी राजा तो इतने लंबे पीरियड तक रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे राजाओं का नाम याद करना भी कठिन होता है, तो इतना इसलिए क्वेश्चन भी इसे नहीं पूछे जाते। इसके बारे में और एक बात याद रखिए कि शशांक जो है मानभूम, ठीक है, मानभूम जो आप धनबाद देखते हैं उसमें पुरुलिया वगैरह वो सब क्षेत्र को मिला दीजिए तो मानभूम बनता था। उस क्षेत्र में जो है एक मंदिर का नाम एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है पारा देवी। किस मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों? तो पारा देवी मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है, मानभूम में। और एक चीज़ इसके बारे में जानते हैं कि शशांक ने क्या किया था, जो हर्षवर्धन राजा थे, है ना, उसके भाई थे राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन, पहले तो यही राजा थे राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन की पत्नी थी, उसको इन्होंने उठा लिया था, यानी कि रानी को ही उठा लिया था और उसको कैद किया था और फिर राज्यवर्धन को बुला के उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। इसलिए हर्षवर्धन, राज्यवर्धन का भाई हुआ हर्षवर्धन, तो इसलिए हर्षवर्धन और शशांक में बनता नहीं था, लड़ाई होता था, और बाद में जो है हर्षवर्धन शशांक को पराजित करने में भी सफलता हासिल करता है। क्लियर? वो तो इंडियन हिस्ट्री में सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी जानकारी थी तो मैंने बता दिया। क्लियर है? तो अब पॉइंट बताइए, शशांक ने क्या क्या हमारे झारखंड में बनाया। शशांक ने सबसे पहले एक तो राजधानी बनाया था बड़ा बाजार, और दूसरा मैंने बताया वैष्णव में बेनूसागर जो कि कोचांग में है, ठीक है, उसको राजधानी बनाया था कोचांग, और इसकी राजधानी एक पुरुलिया में भी था। क्लियर हो गया बात? और मैंने बताया एक पारा देवी मंदिर बनाया था, कहाँ पर? पारा देवी मानभूम में बनाया था। और क्या मैंने याद रखने के लिए कहा, नागवंशी राजा कौन थे वो याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें हाँ, ये शशांक जो है बौद्ध धर्म के उपासक थे और शैव धर्म के क्या थे, उल्टा बोल दिया, बौद्ध धर्म के उत्पीड़क थे और शैव धर्म के उपासक थे। क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ जब हर्षवर्धन के बारे में मैंने चर्चा किया तो और एक बात बता देता हूँ कि हर्षवर्धन के समय में इंडिया कौन आया था? ह्वेन त्सांग आया था, ह्वेन त्सांग, है ना। तो ह्वेन त्सांग ने झारखंड के क्षेत्र को क्या कहा था? ह्वेन त्सांग ने झारखंड के क्षेत्र को कीलाना सूफलाना कहा था। क्या बोला था दोस्तों? कीलाना सूफलाना। कौन सा कलर से लिखूं कि दिखाई देगा? की ला ना सू फ ला ना, ये कहा था। अलग अलग लिखा हुआ रहेगा तो याद रखिएगा, उसी से याद हो जाएगा। और ह्वेन त्सांग की कौन सी पुस्तक थी? उसकी पुस्तक थी यात्रा वृत्तांत था, है ना, CU की, है ना, CU की ऐसे करके पुस्तक का नाम था, CU की। क्लियर है? इस पुस्तक में इस क्षेत्र का नाम कीलाना सूफलाना ह्वेन त्सांग ने रखा था। ओके, अब नेक्स्ट और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लीजिए, तो ये क्लास जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद और इस विषय में कुछ नहीं बचेगा। देखिए, हर्षवर्धन के समय में ह्वेन त्सांग ने यात्रा की थी, जिन्होंने राजमहल क्षेत्र को कांग जल कहा था। यहाँ कांग जल होगा,
है ना, कांग जंगल या कांग जल बोलते हैं ना, जंगल, ठीक है। और मगध अंपायर का विस्तार दामोदर नदी घाटी तक था। झारखंड से हाथी तथा जनजातियों के रूप में सैनिक मिल जाते थे मगध अंपायर में इस पीरियड में, और गुप्ता पीरियड को भी। पलामू जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर भी मिले हैं। ओके। फिर कन्नौज के राजा यशोवर्धन के विजय अभियान के समय मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड के जंगलों में शरण लिया था। तो कन्नौज का जो राजा था यशोवर्धन, उन्होंने एक विजय अभियान चलाया था जिसमें मगध साम्राज्य के राजा जो थे उस टाइम गुप्ता वंश के जीवगुप्त द्वितीय थे, उसको वहां से भागना पड़ा और झारखंड के जंगलों में शरण लेना पड़ा। तीसरा है 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने झारखंड का अपने आप को राजा घोषित किया था। क्लियर है। तो ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट से तो क्वेश्चन आ चुका है कि उड़ीसा के कौन से राजा ने झारखंड का भी राजा अपने आप को घोषित किया था, तो वो हो गया आपका राजा जय सिंह ने। ठीक है। तो यहाँ से इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। अब जितने भी एपिसोड आएंगे दोस्तों, वो मेडिवल पीरियड का रहेगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखते रहेंगे जो कई सारे प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा नहीं पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों, आपको अगर झारखंड हिस्ट्री पूरा पढ़ना है तो बेटर प्रिपरेशन के लिए मेरा चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, माइक्रो स्टडी सेंटर। ठीक है, यूट्यूब में फ्री चैनल है, इससे ज़्यादा अच्छा और आपको क्या चलेगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा झारखंड है, इसी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसका वीडियो आप यहाँ पर देखते रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन अंदर से आए, राइट। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूँ तो वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, इतना ही आज का क्लास।